दोस्तों आज से हम लोग इम्पोर्टेंट लेखपाल सीरीज की चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग ग्रामीण विकास के पूरे सेक्शन को कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन करके आपको 5 माह मैराथन दी जाएंगी। 500 क्वेश्चन में से आपके कन्फर्म है कि 25 में से 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे और आप उसको 100% कर पाएंगे। तो आइए इस इंपॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उनका लाभ प्राप्त कर सकें। पहला क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार भूमि सुधार हेतु कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर टॉमस मुंडो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? आपके ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो आपका आंसर पता होगा, सर टॉमस मुंडो इज रिलेटेड टू द रैयतवाड़ी बंदोबस्त। इसको इनके साथ में कैप्टन रीड ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 1792 में, है ना। 1792 में सर्वप्रथम स्टार्ट किया मद्रास के 12 महल जिले में, नोट करते रहेंगे आप लोग। और 1820 में संपूर्ण मद्रास में स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, 1820 और 1792 याद रहेगा। सर टॉमस मुंडो के साथ में कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था स्टार्ट करी थी। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब किसान होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ध्यान रखेंगे। सर टॉमस मुंडो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? आपके ऑप्शन है संघ सूची, संवर्ती सूची या फिर राज्य सूची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची। भूमि सुधार का कानून भी राज्य सरकार बनाती है और इसके विषय जो रिलेटेड है राज्य सूची से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, विविध अधिकार, विधिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या फिर सामाजिक अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। भारत में संपत्ति का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने की? अभी देखा था, सर टॉमस मुंडो ने, है ना। सर टॉमस मुंडो ने रैयतवाड़ी की व्यवस्था की प्रणाली की स्टार्टअप किसने भारत में किसने किया? सर टॉमस मुंडो ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित कार्यक्रम का आधार बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषक समृद्धि कार्यक्रम या फिर ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, है ना। सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम ये दोनों ही हरित क्रांति से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक है? ऑप्शन है आपके, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीजों का प्रयोग, उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो ये सारे पॉइंट रिलेटेड है हरित क्रांति के सारे घटक हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाता है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला है आपका ऑप्शन एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। ये आपका ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक थे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट यानी आईआरडीपी एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये लॉन्च हुआ था 1978 में, 1978 में स्टार्ट हुआ था। और बात करें कार्यान्वित की, तो 2 अक्टूबर 1980 को ये कार्यान्वित हुआ था, पूर्ण रूप से संचालित हुआ था एकीकृत विकास ग्राम विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, संत विनोबा भावे के द्वारा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? संत विनोबा भावे। इनके द्वारा ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1951 में। और यह शैक्षिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांव में रसोई घर में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न उष्मा का कितना भाग बेकार चला जाता है? आपके ऑप्शन है 70%, 10%, 30% या फिर 90%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70%। 70% भाग गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का 70% भाग बेकार चला जाता है, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो उज्ज्वला योजना स्टार्ट हुई थी यूपी के बलिया जिले से 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी। अगर उज्ज्वला योजना 2.0 की बात करें तो ये यूपी के ही महोबा से स्टार्ट हुआ, महोबा से। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये आपका हुआ था 10 अगस्त 2021 को, 10 अगस्त 2021। 1 मई 2016 बलिया और महोबा 10 अगस्त 2021 उज्ज्वला योजना। ओके, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार आंदोलन है? आपके ऑप्शन है मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि का वितरण या फिर चकबंदी। तो आपके ऑप्शन है कौन सा इसमें सही होगा? तो ये कूट दिए गए हैं, तो आपको पता है ये सारे ही भूमि सुधार से रिलेटेड है। मध्यस्थों का उन्मूलन की बात करें, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण और भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि का वितरण, इसके साथ में चकबंदी, ये सारे ही रिलेटेड हैं भूमि सुधार से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आपके ऑप्शन है विवाद रहित ग्राम से, स्वच्छ पेयजल जलापूर्ति से। अगला है आपका मलमूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निर्मल ग्राम योजना जो है वो रिलेटेड है किससे? मलमूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे से के स्वास्थ्य निस्तारण से। आपसे पूछा जा सकता है स्टार्ट कब हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी
निर्मल ग्राम योजना ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 2002 में। नोट कर लेंगे 15 अगस्त 2002 में, ठीक है। तो ये रिलेटेड हो गया सी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP की शुरुआत कब से की गई? तो आपके ऑप्शन है 14 नवंबर 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर 2004। नोट कर लेंगे, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था कब? 14 नवंबर 2004। अगला क्वेश्चन है आपका जिला ग्राम विकास अधिकरण का कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों का आवंटन, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी ही कार्यक्रम रिलेटेड हैं जिला ग्राम विकास अधिकरण के कार्य हैं, सारे फंक्शंस जिला ग्राम विकास अधिकरण से ही संबंधित हैं, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी दिसंबर 2000 में। दिसंबर 2000 में 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्टार्टअप हुई थी, ठीक है। 2000 में स्टार्ट हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 20 विश्वांसी, 10 विश्वांसी, 5 या फिर 15 विश्वांसी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 विश्वांसी। ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आप याद रखेंगे एक बीघा में कितने होते हैं? 20 विश्वांसी होते हैं, और इसके साथ में एक बीघा में 20 विश्वांसी हो गए, और कितने वर्ग गज हो गए? 3025 वर्ग गज हो गए, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब स्टार्ट हुआ? तो ये आपके ऑप्शन है 1991, 1993 या फिर 1999। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1991, ठीक है। 1991 को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 2009 में। कौन सा कार्यक्रम बताया? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये कब हुआ? स्टार्ट हुआ 2009 में। जबकि राजीव गांधी राजीव पेयजल मिशन ये 1991 में स्टार्ट हुआ। दोनों याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही कार्यक्रम इसमें आपके नरेगा में विलय कर दिए गए हैं, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त दोनों, ठीक है। बात करें नरेगा की, तो स्टार्ट कब हुआ? 2005 में। इसका नाम मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब कर दिया गया? तो ये किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, ये भी ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जाती है? तो आपके ऑप्शन है वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल प्रदूषण की या फिर मृदा प्रदूषण की। तो आपको पता है ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा आप ये सारे प्रोसेस करके ही कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है। आपके ऑप्शन है घरेलू चूल्हों तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से, परिवहन मोटर गाड़ियों से उत्पन्न धुएं से। सी ऑप्शन है उद्योग धंधे एवं भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, या फिर सभी। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये सभी से ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कारपोरेशन बैंक ऑप्शन है, यूनियन बैंक या फिर स्टेट बैंक या फिर कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारपोरेशन बैंक, है ना। कारपोरेशन बैंक द्वारा स्टार्ट हुआ था क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? आपके ऑप्शन है हथकरघा, मुर्गी पालन, पशुपालन। तो राइट आंसर इसका क्या? हथकरघा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद जो कुटीर धंधा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? हथकरघा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है? आपके ऑप्शन है हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैक यौन प्राइस समिति योजना या फिर थिंक फंड योजना या फिर सारी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी, ये तीनों ही योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए है। और इसके साथ में आप करंट का भी क्वेश्चन याद रखेंगे, जो कारखंडर योजना है, कारखंडर योजना, ये भी बुनकरों की हेल्प के लिए स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ स्टार्ट हुई है? ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आपके ऑप्शन है जिलाधिकारी, कोषाधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी या फिर अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिलाधिकारी, कलेक्टर यानी डीएम। ये भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम योजना माना है? तो ये आपका है, आपके ऑप्शन है काम के बदले अनाज योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा या फिर जवाहर रोजगार योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनरेगा। इसको विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चला गया? आपके ऑप्शन उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर पंजाब। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंजाब। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम पंजाब राज्य में नहीं चला गया था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर हम इस क्षेत्र कार्यक्रम की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1973,
1973-74 में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है? आपके ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके, आजीविका सुरक्षा प्रदान करके, लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए, या फिर सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया? इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन एटा, मैनपुरी, आगरा, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, या फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ नहीं चलाया गया? तो एटा, मैनपुरी, आगरा में नहीं चलाया गया। बाकी मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बहराइच, श्रावस्ती और बलिया, ये सारी जगह चलाया गया। ठीक है, बलरामपुर। नेक्स्ट है आपका, योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसी विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? आपके ऑप्शन है जिला, विकासखंड, तहसील, या फिर न्याय पंचायत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकासखंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। योजना आयोग ने विकासखंड को विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है। बात करें योजना आयोग की तो आपको पता होगा 15 मार्च 1950 को नेहरू जी की अध्यक्षता में इसको स्टार्ट किया गया था योजना आयोग को। तो राइट आंसर क्या हो गया? विकासखंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सीमांत कृषक। 1 हेक्टेयर से कम लगभग 2.5 एकड़, है ना। तो अगर हम बात करें लघु कृषक की, तो लघु कृषक जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, तो इसको क्या बोलते हैं? लघु कृषक। ठीक है, लघु कृषक। बात करें वृहद किसान की तो 10 हेक्टेयर से अधिक वाले किसानों को क्या बोला जाता है? वृहद कृषक बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो उनको हम लोग सीमांत कृषक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? आपके ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना, इंदिरा आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है, ये जो ऑप्शन है, ये एक ग्राम विकास कार्यक्रम का नहीं है। बाकी ये तीनों कार्यक्रम ग्राम विकास से रिलेटेड है। आइए इनको देख लेते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? ये 1952 अक्टूबर को हुई थी, 1952 में। बात करें इंदिरा आवास योजना की तो ये स्टार्ट हुआ था 1985-86 में। 1985-86 में इंदिरा आवास योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 2015 में प्रधानमंत्री ने नाम बदला और इसका नाम क्या हो गया? प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना। 2015 में इसी का नाम चेंज हो गया। क्या नाम चेंज हो गया? प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना 2015 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो ये 14 जनवरी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के इस टाइम पे स्टार्ट हुआ था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, 1945 में। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, या फिर इंदिरा गांधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इंदिरा गांधी के टाइम पे 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? 1975 में। सारी आप योजनाएं कार्यक्रम नोट करते रहेंगे। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। उद्देश्य इसका क्या था? पिछड़े और निर्धन व्यक्तियों को जीवन स्तर में सुधार के लिए ये कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था? आपके ऑप्शन है गरीबी हटाओ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सबके लिए स्वास्थ्य, या फिर पर्यावरण संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा गरीबी हटाओ, सबके लिए स्वास्थ्य और पर्यावरण कंजर्वेशन, ये सारे ही रिलेटेड थे 20 सूत्री कार्यक्रम में, बट लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऊसर सुधार योजना से, अधिक अनुपजाऊ कार्यक्रम से, भूमि सुधार कार्यक्रम से, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप चकबंदी से याद रखेंगे, भूमि सुधार कार्यक्रम से रिलेटेड है चकबंदी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चकबंदी की बात करें तो यूपी में जो चकबंदी स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई? 1954 में, 1953-54 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और यूपी में चकबंदी 1953-54 में स्टार्ट हुई। लागू पूर्ण रूप से कब हुई? तो ये भी ध्यान रखेंगे 1958 से पूरे यूपी में लागू हो गई थी। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, भूमि सुधार कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम है? मध्यस्थों का उन्मूलन, आप ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये तीनों ही हो जाएंगे, मतलब मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और खेती योग्य भूमि का सीमा बंदी, ये तीनों ही भूमि सुधार कार्यक्रम है। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जाता है? तो इसमें कौन सा है? चकबंदी, भूमिहीनों को भूमि का वितरण, मध्यस्थों जमीनों का उन्मूलन, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन, ये आपका सर्वाधिक सफल कहा जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश। तो कब कहाँ नहीं चलाया गया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी, है ना। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये सभी रिलेटेड हैं एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम से। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? आपके ऑप्शन है वृत्त, वर्ग, आयत या फिर त्रिभुज। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुज। बात करें जरीब सर्वेक्षण की, तो आपको पता होगा जरीब क्या होती है। ये लोहे या स्टील की एक जंजीर होती है जिसमें कड़ियाँ होती हैं। अगर हम बात करें मीटर जरीब की, तो मीटर जरीब में 20 या 30 मीटर होते हैं मीटर जरीब में, और इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक जरीब में इंच कितने होते हैं, तो एक जरीब में 1980 इंच होते हैं। इसी में 1980 इंच होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं? 55 गज के। 55 गज के नोट करते रहेंगे, और इसका मतलब 50.292 मीटर है, ठीक है। तो हमने क्या बताया? एक जरीब इज इक्वल टू 1980 इंच, 55 गज, 50.292 मीटर। ओके, तो ये हो गया आपका जरीब के बारे में। अगर हम बात करें जरीब की शाहजहानी जरीब जो इंपॉर्टेंट है, ये कितने फीट के इक्वल होती है? तो शाहजहानी जरीब जो है 165 फीट के इक्वल होती है। इसमें 200 कड़ियाँ होती हैं। और शाहजहानी जरीब से मेजरमेंट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थॉकवास्ट और सर्वेक्षण बोलते हैं। थॉकवास्ट सर्वेक्षण, शाहजहानी जरीब से मेजरमेंट करने के प्रोसेस को बोलते हैं थॉकवास्ट सर्वेक्षण। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 1000 वर्ग मीटर, 5000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर या फिर 15,000 वर्ग मीटर। राइट आंसर आपको पता होगा, 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो 10,000 वर्ग मीटर एक हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट है आपका, 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? 1 बीघा, तो आपके ऑप्शन है 5 बीघा, 7 बीघा, 10 बीघा या फिर 12 बीघा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 बीघा, ठीक है। 5 बीघा 1 एकड़ में होते हैं। और 1 एकड़ में वर्ग गज की बात करें तो 4840, ये पूछा जाता है आपसे, तो 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में है? राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर संघ सूची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता? तो ऑप्शन है आपके स्थायी चारागाह, बाग, शमशान, कब्रिस्तान या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। चकबंदी के अधीन ये बाग यानी स्थायी चारागाह, शमशान, कब्रिस्तान ये नहीं लिया जा सकता। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, विधिक अधिकार या फिर सामाजिक अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधिक अधिकार। वैधानिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? तो ये किस राज्य में दी गई है? पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता मिली है। इसके साथ ही तमिलनाडु में भी मिली है। अगला क्वेश्चन है आपका, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 6, 4, 5 या फिर 3 या 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 या 5। तो डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? 3 या 5 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शन है कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, जोतों का विभाजन रोकना, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना या फिर कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। तो इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है चकबंदी का? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों यानी कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, जोतों का उप विभाजन रोकना और कृषकों की अलग अलग खेतों को एक साथ एकत्रित करना है चकबंदी के उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु कहलाता है। ऑप्शन है आपके घटाया हुआ तल, डेटम बिंदु, बेंचमार्क या फिर निर्देश बिंदु। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बेंचमार्क। ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? बेंचमार्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 50वां क्वेश्चन है आपका, भूधारण प्रणाली को रेत वाली व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की? तो ये पढ़ चुके हैं, टॉमस मुनरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो आपके ऑप्शन है, भूमिहीन श्रमिकों को वैसी भूमि के पट्टे देना, समाज के कमजोर वर्गों के पाल्यों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण, और डी ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 महिलाओं की सीट को रिजर्व कर देना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? आपके ऑप्शन है बीघा, एकड़, हेक्टेयर या फिर किलो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेक्टेयर। अंतर्राष्ट्रीय यूनिट की बात करें तो भू क्षेत्रफल से रिलेटेड इसके मेजरमेंट की हेक्टेयर यूनिट होती है। अगर हम बात करें एकड़ को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे घुमाऊं हिमाचल प्रदेश में एकड़ को कहते हैं। किला कहाँ कहा जाता है? एकड़ को किला कहाँ बोलते हैं? तो पंजाब और हरियाणा में एकड़ को किला बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में घुमाऊं बोला जाता है। जबकि भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई की बात करें तो ये हेक्टेयर कही जाती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है जरीब, चेतक, अंकनम या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जरीब, ठीक है। भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जरीब का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड मिंटो, कॉर्नवालिस, जानसूर या फिर विलियम बेंटिक। तो इसका स्टार्ट किसने किया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। जमींदारी प्रथा को कई इसके और अन्य नाम है,
कौन कौन से नाम हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली हो गई, इस्तमरारी प्रणाली हो गई, सूर्यास्त प्रणाली भी जमींदारी प्रथा को कहते हैं, मालगुजारी प्रथा भी किसको कहते हैं, जमींदारी प्रथा को, जागीरदारी, जमींदारी, स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, सूर्यास्त, मालगुजारी, ये सारे नाम किसके हैं, जमींदारी प्रथा के हैं। ठीक है, इसमें क्या होता था, इसका जो हिस्सा होता था 89% किसको दिया जाता था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखती थी, जबकि 11% उस जमींदार को उस ज़मीन का हक दिया जाता था। ओके, इसमें भूमि का मालिक जो होता था वो जमींदार को घोषित किया जाता था। इसका स्टार्ट किसने किया, कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, 66 फुट, 22 गज, 100 कड़िया या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पारंपरिक मापन इकाई चेन में 66 फुट होते हैं, 22 गज होते हैं, 100 कड़िया होती हैं, यानी ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चकबंदी, वैसी भूमि का भूमिहीनों में वितरण, जमींदारी उन्मूलन या फिर कृषि जोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जमींदारी उन्मूलन। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ था जमींदारी उन्मूलन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी लंबाई की मापन हेतु प्रयोग नहीं की जाती है। आपके ऑप्शन है रूट, क्रम, जरीब, पोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट, जरीब, क्रम और पोल, ये सारी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त की जाती हैं, जबकि ये ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि सुधारों में से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, राज्य सूची में। ठीक है, भूमि सुधार कानून भी राज्य सरकार बनाता हो, इसमें जो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में भूमि सुधारों से संबंधित विषय है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शन है, कृषकों के अलग अलग खेतों का एक स्थान पर एकत्रित करना, जोतों का विभाजन रोकना, कृषि क्षेत्रों का उपखंडन रोकना या फिर बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बड़े पैमाने को कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फुट होती है। आपके ऑप्शन इंजीनियर चेन, रेवेन्यू चेन, गंटर चेन या फिर मीटर चेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। गंटर चेन में कितने होते हैं, 66 फीट होते हैं। अगर हम एक गंटर जरीब की बात करें तो एक गंटर जरीब में 132 फीट होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपका पहला संशोधन था 1951 का, दूसरा ऑप्शन है आपका 1955 का, चौथा संशोधन 17वां संशोधन 1964 का या फिर 40वां संशोधन 1978। 21 अधिनियम के अंतर्गत हुआ भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है पहला संशोधन 1951, 1951 संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 के तहत भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि सुधार हैं। आपके ऑप्शन है मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, चकबंदी, ये सभी हैं। आप ये क्वेश्चन भी रिपीटेड देख रहे हैं, ये सारे ही भूमि सुधार से रिलेटेड है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बिस्वा कितने के बराबर होता है, ये भी बता चुके हैं, 20 विश्वांसी है ना, एक बिस्वा बराबर 20 विश्वांसी। अगला क्वेश्चन है आपका, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का क्या, दिक् विस्थापन, समतलन, संकेंद्रण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या प्रभावित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिक् स्थापन। ठीक है, दिक् स्थापन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पटल सर्वेक्षण से रिलेटेड है दिक् स्थापन। अगला क्वेश्चन है, दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभाव से मुक्त विधि है। आपके ऑप्शन है पश्चावलोकन विधि, द्रोणी कंपास विधि या दोनों विधि या फिर कोई नहीं। तो रिलेटेड है दिक् स्थापन से पश्चावलोकन विधि। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है। भूदान आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये भी दोनों। तो कौन सा है, भूदान, जो 1951 में विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट हुआ था, भूदान आंदोलन। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में यानी लेटेस्ट में प्रारंभ की गई हाल ही में। तो आपके ऑप्शन है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जवाहर रोजगार योजना, लघु कृषक विकास योजना या फिर निर्मल ग्राम योजना। तो आइए इन योजनाओं को देख लेते हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। सांसद ग्राम योजना जो है ये 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट हुई। जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो ये स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 1989 में, 1989 में, 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई। लघु कृषक विकास योजना की बात करें तो ये कब स्टार्ट हुई, 1971 में, 1971 में। और हम बात करें निर्मल ग्राम योजना की, तो निर्मल ग्राम योजना कब स्टार्ट, 2002 में। ठीक है, तो सबसे हाल ही में कौन सी स्टार्ट हुई है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो 2014 में स्टार्ट हुई। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ओके, 2014। अगला क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन है, यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया। अगला ऑप्शन है आपका, यह आंदोलन सर्वप्रथम तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से सन 1951 में प्रारंभ हुआ। अगला है ऑप्शन, यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया। और डी है आपका, यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से बेसी भूमिहीनों को दान कर दी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है क्या, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुआ भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, और ये स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें भूमिहीनों को भूमिदान दी जाती थी। और पहला ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, यह एक सरकारी आंदोलन था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका,
एयर मापन की इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है लंबाई, आयतन या फिर क्षेत्रफल या घनत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एयर क्षेत्रफल से रिलेटेड है, क्षेत्रफल करेक्ट हो जाता है। एक एयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 100 मीटर, 100 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं, 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं, ठीक है, 100 एयर होते हैं। याद रखेंगे, एयर क्षेत्रफल नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन है 4840 वर्ग गज, 0.4048 हेक्टेयर, 1000 बिस्वा या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, 1 एकड़ के बराबर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो आपके ऑप्शन है जमींदारी, मालवाड़ी व्यवस्था, काश्तकारी व्यवस्था या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। मालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मालवाड़ी व्यवस्था स्टार्ट कब हुई थी? 1833 1833 में स्टार्ट हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण अवस्थापना यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा या फिर कुछ चुने हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड आपको पता होगा 1982 में बनाई गई एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है, ठीक है। मुंबई 1982, नाबार्ड ग्रामीण अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी है। आपके ऑप्शन है मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन, आशा या फिर बाल विकास कार्यक्रम। तो आपको पता होगा आशा राइट आंसर हो जाता है, आशा यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिकित्सक, स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा प्रभारी या फिर सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? विकिरण, ट्राउजिंग, प्रतिच्छेदन या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर या नीचे स्टाफ असंख्यित नहीं होते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक को ऊपर से नीचे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया गया है? आपके ऑप्शन है दुर, गुंठा, लेछा या फिर मुरब्बा। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में ये भू क्षेत्रफल को मुरब्बा नाम की यूनिट से नापा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ओके, मुरब्बा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? आपके ऑप्शन है करम, कैनाल, एकड़ या फिर अंकनम। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? करम। करम ये भू क्षेत्रफल मापने की इकाई नहीं है, बाकी कैनाल, एकड़, अंकनम ये सारी भू क्षेत्रफल मापने की इकाई है, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो इसको हमने बताया था अभी क्वेश्चन में। कितने ऑप्शन है आपके? 132 फुट, 220 फुट, 1780 फुट, 165 फुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 165 फुट। जबकि 132 फुट किसकी बताई थी? 1 घंटा जरीब की बताई थी। और शाहजहानी जरीब 165 फुट कैथवास्ट परीक्षण, ठीक है, थैकवास्ट। नेक्स्ट है आपका 1 घंटारी जरीब। ये अगला क्वेश्चन आ गया। 132 फुट अभी बताया, 1 घंटारी जरीब में 132 फुट, जबकि एक शाहजहानी जरीब में 165 फुट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है मील, गज, फरलाग या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी फरलाग, मील, गज ये सारे ही लंबाई नापने की इकाई हैं। और फरलाग से आप याद रखेंगे, ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ये यूनिट लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट पारंपरिक रूप से प्रचलित है, फरलाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम प्रारंभ की गई थी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? कारपोरेशन बैंक के द्वारा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? नमन कोण, दिक्मान, चुंबकीय मान या फिर संसर्ती। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय मान, ठीक है। वास्तविक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में क्षैतिज कोण जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय मान। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः जमींदारी वर्ग एवं काश्तकार वर्ग में, जनजाति समाज और जमींदारी वर्ग में, जनजाति समाज और कृषक समूह में, या फिर उच्च जाति एवं निम्न जाति समूह में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, जनजाति समाज और कृषक समाज में भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जाता है, ठीक है, जनजाति समाज और कृषक समाज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किसमें होती है? इंपॉर्टेंट है। परीक्षित चेन से, इस्पात फीता से, इनवार फीता से या फिर पहाड़ी क्षेत्र के मापन से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा इनवार फीता से, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे खसकों का मापन होता है इस्पात टेप से, इनवार फीता से, धातु के टेप से या फिर साधारण चेन से। तो छोटे खसकों को हम लोग साधारण चेन से ही नाप देते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, साधारण चेन से। अगला क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है, किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, ठीक है, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी। अगला है, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं ट्राउसिंग विधि से, अंतछंदन विधि से, प्रतिच्छेदन से या फिर दोनों से। तो प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की बात करें तो इसका स्थिति का निर्धारण किससे किया जाता है? दोनों से किया जाता है, यानी ट्राउसिंग विधि से, अंतछंदन विधि से, दोनों से ही किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है?
राज्य सरकार के पास बहुत बार क्वेश्चन आया राज्य सरकार के पास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, किस में किया जाता है? औद्योगिक समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, अपराध शास्त्र या फिर ग्रामीण समाजशास्त्र। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ओके, ग्रामीण समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच ऑप्शन है आपके अन्योन्याश्रता बनी रहती है, असंतुलन बना रहता है, संतुलन बना रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? संतुलन बना रहता है। ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच में संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है, किस में करता है? लाल रोशनाई से। किससे करता है? लाल रोशनाई से, हरी रोशनाई से या फिर नीली या फिर काली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रोशनाई से। ठीक है, खतौनी में जो लेखपाल परिवर्तन करता है वो लाल रोशनाई से करता है। खतौनी में परिवर्तन जो होता है ये कितने प्रत्येक 6 साल में होते हैं। इसमें खतौनी में 13 खाने होते हैं, याद रखेंगे। यूपी भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत ये आता है। ये वार्षिक रजिस्टर है खतौनी का विवरण। इसमें व्यक्ति या परिवार के पास कितनी ज़मीन है उसकी पूर्ण जानकारी खतौनी में दी जाती है। इसमें परिवर्तन लाल रोशनाई में होते हैं। ठीक है, 13 खाने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं किसके? जिलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख या फिर बैंक के महाप्रबंधक के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व अधिकारी के। ठीक है, लेखपाल के कागजात जो भी होते हैं, खसरा खतौनी सदरा वगैरह, तो इनका इस कागजात पे साइन किसके होते हैं? राजस्व अधिकारी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ग्रामीण जनता में जागरूकता आना, सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं, ग्रामीण जनता में बचत की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा नियोजित योजनाएं। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबकीय सुई में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गुरुत्व केंद्र पिवट पर ही, रजुता और संमितता, गुरुत्व केंद्र पिवट पर ही या फिर ये सभी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो रजुता और संमितता। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, वह किस प्रकार की त्रुटि है? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक, यांत्रिक, वैयक्तिक। तो ये एक मैकेनिकल इशू है, यांत्रिक त्रुटि है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। आपके ऑप्शन है भूमि के आकार के आधार पर, कीमत के आधार पर, किस्म के आधार पर, ये सभी के आधार पर। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ये सभी के आधार पर भूमि के विक्रय यानी भूमि को बेचने सेलिंग प्रोसेस के लिए मुद्रांक शुल्क किसके बेसिस पे लगाया जाता है? आकार, कीमत, किस्म, सभी के आधार पर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है मैथिक प्रक्षेप, ऊर्ध्व प्रक्षेप, दोनों ए या बी या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मैथिक प्रक्षेप, याद रखेंगे। ऊर्ध्व प्रक्षेप नहीं है, नक्शा संबंध क्षेत्र होता है मैथिक प्रक्षेप का। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के स्थान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। स्टॉप, मुकाम, बिंदु या फिर वर्गेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकाम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भूमापन में जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त होने के जो पॉइंट को क्या कहते हैं? मुकाम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है, क्या दर्शाता है, किससे दर्शाता है? मोटी काली रेखा से, लाल स्याही से, पेंसिल की बिंदुवार रेखा से या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंसिल की बिंदुवार रेखा से गाँव के नक्शे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सजरा बोलते हैं ना, सजरा। तो इसमें क्या पेंसिल की बिंदुवार से लेखपाल दर्शाता है, जो भी संशोधन करना होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जोत बही में पृष्ठों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है 4, 8, 16। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 16। जोत बही में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है, तो ये थे 100 क्वेश्चन। इसी तरीके से अगली सीरीज में मिलते हैं और 100 क्वेश्चन के साथ में 5 इंपॉर्टेंट आपके 500 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करते रहें, अपना प्यार दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी अवश्य दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।